हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9 साइंस का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैंने आपको ये पूरा पेज बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया, सारे क्वेश्चंस आंसर किए, ये भी हमने पूरा समझा था। 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक खोल के हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझे थे एंड ये वाला कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन किया, ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है, कैसे इसमें अलग अलग एंगल डाल के आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हो। एंड फाइनली ये जो स्टेटमेंट है जो in order to see the full image of a person standing in front of a mirror, the minimum height of the mirror must be half the height of the person. ये जो कॉन्सेप्ट है मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ इतना सा दे दिया और फिगर बना दिया है। मैंने पूरा डायग्राम स्टेप वाइज आपको करके दिया, इसलिए वो लेक्चर लंबा था। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए तो आपके लिए ये चैप्टर प्लस लाइट के बेसिस पे जो भी आगे चैप्टर्स आने वाले हैं आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, आज लेक्चर 3 में हम शुरू करेंगे स्फेरिकल मिरर्स से। स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है ये देख लो एक बार। यहाँ पे लाफिंग चेंबर का फोटो था, मैंने हटा दिया है बिकॉज थोड़ा इमेज का इशू होता है। लाफिंग चेंबर, आप अगर कोई अम्यूजमेंट पार्क में गए होंगे, एसएल वर्ल्ड टाइप्स या इमेजिका या लोनावला में भी कुछ अम्यूजमेंट पार्क्स है, वहाँ पे लाफिंग चेंबर करके एक रूम होता है जहाँ पे अलग अलग टाइप के मिरर्स होते हैं। आपने आज तक सिर्फ प्लेन मिरर देखा होगा और कहीं पे हो सकता है डेंटिस्ट के पास गए होंगे तो वहां पे एक छोटा सा अलग टाइप का मिरर है, जो भी आएगा मैं बताऊंगा। अदरवाइज आपने बहुत अलग अलग टाइप के मिरर देखे नहीं होंगे। बट लाफिंग चेंबर में पूरा रूम मिरर से भरा होता है। उसमें ऐसे टेढ़े मिरर होते हैं, फिर थोड़े ऐसे फ्लैटिश मिरर होते हैं। ये मिरर में अलग अलग टाइप के इमेजेस देखती है। आप उसके सामने खड़े रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा मोटे दिखेंगे, कोई एक इमेज में आप एकदम लंबे दिखेंगे, कोई एक इमेज में आप ऐसे टेढ़े मेढ़े दिखेंगे। ठीक है, तो ये मिरर्स अपना जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है उससे ही बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ बन गया हो। तो लाफिंग चेंबर में अलग अलग टाइप के मिरर हैं, वो बता रहे हैं बिकॉज वही आपने देखा होगा और कहीं पे आपने देखा नहीं होगा। योर फेस अपीयर्स डिस्टॉर्टेड इन दिस मिरर्स, कहीं पे फेस उल्टा सीधा दिखता है। व्हाई डज दिस हैपन? दीज मिरर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मिरर्स वी हैव एट होम। हमारे घर पे जो प्लेन मिरर्स होते हैं उनसे ये काफी अलग है। दे आर कर्व्ड होते हैं, ऐसे शेप के। ठीक है, The images formed by curved mirrors are different from those formed by plane mirrors. ये curved mirrors क्यों अलग नाम दिया? क्योंकि नॉर्मल जो घर पे मिरर है उसको प्लेन बोलते हैं, प्लेन। ये प्लेन है और ये कर्व्ड है। ठीक है, कर्व्ड मतलब टेढ़ा, सीधा नहीं, प्लेन मतलब सीधा। Because of this, we do not see the familiar images in these mirrors. Actually सीधा मत बोलो, फ्लैट बोलो। प्लेन मतलब ऐसे फ्लैट मिरर है, ऊपर नीचे नहीं होता इसमें कुछ। बट कर्व्ड मिरर में ऊपर नीचे होता है, फ्लैट नहीं होता, ऐसे बाहर आता है या फिर अंदर घुसता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस वी डो नॉट सी द फेमिलियर इमेजेस इन दीज मिरर्स। फेमिलियर मतलब नॉर्मली जो आपको दिखता है वैसी इमेजेस नहीं दिखती, इसमें अलग दिखती है। द रेयर व्यू मिरर्स इन कार्स विच एनेबल ड्राइवर्स टू सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड आर कर्व्ड मिरर्स। आपने देखा होगा व्हीकल के जो मिरर्स होते हैं उसके ऊपर एक वार्निंग लिखी होती है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये क्यों लिखी होती है? बिकॉज वो आपको दिख रहा है ट्रक, पूरी इतनी बड़ी ट्रक आपको इतने छोटे से मिरर में दिखानी है। ठीक है, नॉर्मल प्लेन मिरर में तो हमको पता है कैसे होता है कि अगर कोई भी चीज उसके सामने रखो, अगर वो पूरी दिखनी चाहिए तो मिरर की हाइट क्या होनी चाहिए? जो भी ऑब्जेक्ट है उससे आधी होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और आपके पीछे ट्रक है, ट्रक अगर आपको आपके साइड व्यू मिरर में देखना है तो क्या ट्रक से आधी साइज का मिरर लगाएंगे आप? तो आपका मिरर तो आपकी बाइक से भी बड़ा हो जाएगा, है ना। पर आपने देखा होगा बाइक पे, कार्स में जो साइड में मिरर होता है वो तो छोटा सा होता है। ओके, वो छोटे से मिरर में प्रॉपर्टी होती है कि पीछे का पूरा ऑब्जेक्ट दिख जाए। लेकिन उसका ये एडवांटेज है तो उसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि हो सकता है आपको मिरर में वो ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर दिख रहा है लेकिन वो उतना ज्यादा दूर नहीं होता, थोड़ा नजदीक होता है। बट मिरर वो अपने को पूरा ऑब्जेक्ट दिखे, इसीलिए वो इफेक्ट क्रिएट करता है ताकि हमको पूरा ऑब्जेक्ट इसमें दिख जाए, लेकिन वो थोड़ा नजदीक होगा लेकिन हमको दूर दिखेगा। आया समझ में? कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होगा ना यार, इतना छोटा सा मिरर इतना ज्यादा काम कर रहा है, समझो। इफ वी कट अ रबर बॉल इन 2 parts as shown in figure 11.6, we can see that each of the 2 parts has 2 types of surfaces. इसके पहले आप रेयर व्यू मिरर में वो जो टेक्स्ट लिखा होता है वो टेक्स्ट क्या होता है मुझे कमेंट्स में बताओ। आपके बिल्डिंग में, आप जहां पे रहते हो, स्कूल में, कोई ना कोई मिरर पे ये वार्निंग लिखी होगी। ठीक है, वार्निंग लिखनी ही पड़ती है। तो वार्निंग क्या लिखते हैं कमेंट में मुझे आप बताओ आगे। ठीक है, अब ये लोग स्फेरिकल मिरर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स मतलब स्फीयर होता है, एक स्फीयर है पूरा,
इसमें से एक टुकड़ा इतना सा काट के अलग कर दिया, ठीक है। ये पूरा स्फीयर है। रबर बॉल आप इमेजिन कर लो, रबर बॉल में अंदर खोखला होता है ना, अंदर गैप होता है। अगर उसको आप ऐसे काट के, आप ऐसे काट तो नहीं पाओगे रबर बॉल को, लेकिन इमेजिन कर लो वही शेप का ये बॉल है, उसको काटा और ऐसे एक टुकड़ा बाहर निकाल दिया, तो आप देखेंगे ना, तो ये भी एक टाइप का मिरर है। क्यों? बिकॉज आप देखो, आप इसको मिरर बना सकते हो, मिरर नहीं है, ये दिख रहा है, ये जो सरफेस है इस पे आप रिफ्लेक्शन ले सकते हो, और जब आप इसको देखोगे तो इस पे भी आप रिफ्लेक्शन ले सकते हो। तो ये दोनों आप देखेंगे तो स्फेरिकल मिरर्स हैं। कैसे टाइप के हैं नहीं पता, अभी आप आगे जाके देखेंगे, बट ये स्फीयर में से बने, एक ही स्फीयर में से ये दोनों मिरर बने, ओके। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। स्फीयर ऐसे होता है SPHERE, और इसको काट के बनाए, इसीलिए इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। Generally, spherical mirrors are parts of a hollow glass sphere like the part B in the figure. Hollow glass sphere होता है। ऐसे रबर बॉल तो रबर का होता है ना, उसमें से कैसे मिरर बनाएंगे? ग्लास तो चाहिए ही ना। The inner or outer surface of this part is coated with a shiny substance to produce a spherical mirror. प्लेन मिरर कैसे बनता था? ट्रांसपेरेंट ग्लास लेते थे और उसकी एक साइड को कोट कर देते थे सिल्वर से, या फिर किससे करते थे, याद है क्या? एल्यूमिनियम। एंड फिर वो एल्यूमिनियम पे लेड ऑक्साइड से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक फिल्म लगा देते थे, ताकि वो सिल्वर डैमेज ना हो जाए या एल्यूमिनियम डैमेज ना हो जाए, ओके। फिर इस तरफ से कोई देखता था तो उसका पूरा लाइट रिफ्लेक्ट होता था और उसको मिरर दिखता था, उसको अपनी इमेज दिखती थी। वैसे ही इसमें भी अगर हम कोट कर दें द इनर और आउटर सरफेस, कौन से पार्ट को रिफ्लेक्टिव बनाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इनर सरफेस कोट करना है या आउटर सरफेस, ठीक है। जैसे भी आप कोट करोगे वो टाइप का मिरर बनने का चांस है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ईदर फ्रॉम इट्स आउटर और इनर सरफेस। अगर आपने इनर कोट किया तो आउटर से रिफ्लेक्ट होगा, आउटर कोट किया तो इनर से रिफ्लेक्ट होगा, है ना। आप इमेजिन कर लो, अगर मैं खाली इसको ही देखूं, अगर आपने ये वाली साइड कोट कर दी तो रिफ्लेक्शन तो इधर से होगा ना, यहां से लाइट आएगी तो ऐसे भाग जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये इनर पार्ट कोट कर दिया तो लाइट यहां पे आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। आपने यहां क्या एल्यूमिनियम लगा दिया, फिर उसके ऊपर लेड ऑक्साइड पेंट कर दिया ताकि ये प्रोटेक्ट हो जाए। अब क्या हो गया, ये वाला पार्ट मिरर बन गया, बट दिख रहा हो टेढ़ा मिरर है, कर्व्ड है, और ये आउटर एरिया है। जबकि अगर आपने इधर एल्यूमिनियम लगाया फिर उसके ऊपर रेड ऑक्साइड पेंट कर दिया तो इधर रिफ्लेक्शन होगा, इनर। ये अंदर वाला पार्ट है ना, देखो ना इसके अंदर, ठीक है। दस देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। वो दो टाइप कौन से वो हम देखेंगे। समझ में आया इसको स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं? ये वाले पैराग्राफ का वही मतलब है कि स्फीयर में से बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर्स। फिर स्फीयर में से बनने के बाद जो टुकड़ा निकला उसके कौन से साइड से रिफ्लेक्शन होगा उससे डिसाइड होगा कि वो कौन से टाइप का मिरर है, ठीक है। कितना सिंपल होता अगर इसको बोलते हैं अंदर मिरर बाहर मिरर, लेकिन ऐसा नहीं बोलते, इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड नाम रखे हैं। हम मस्त उसको आइडिया से स्टडी करेंगे ताकि आप वो कभी कंफ्यूज ना करें और याद हो जाए आपको। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। और ये ट्राई दिस तो इतना अच्छे से बोला है जैसे आप लोगों को ग्लास बॉल मिलने वाला है और उसको टुकड़े करने का भी मिलने वाला है। कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं यार टेक्स्ट बुक वाले। अगर आपको ग्लास बॉल मिल भी गया ना तो टुकड़े नहीं कर पाओगे आप लोग, है ना। कौन करने देगा टुकड़े? ग्लास हाथ में लग जाएगा, होगा भी नहीं स्कूल में, ठीक है। तो ट्राई दिस तो फालतू में लिखा हुआ है, कुछ ट्राई वाई नहीं करना है, देखना ही और समझना और इमेजिन करना है, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो ढूंढ सकते हो। कॉनकेव मिरर नाम से बहुत ही डिफिकल्ट साउंड करता है नहीं। इफ द इनर सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस देन इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर। मैं इसको कैसे याद करता था पता है? कॉनकेव, केव के अंदर कौन है, ठीक है। अब देख लो ये एक स्फेरिकल मिरर है। अभी इसमें मैं क्या करूंगा, मैं बाहर से इसको कोट कर दूंगा एल्यूमिनियम से या सिल्वर से, ठीक है। तो बाहर से कोट कर दिया तो बाहर ऐसा हो गया, यहां से कोई लाइट इधर आएगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगी बिकॉज ये तो ओपेक हो गया ना। बट बिकॉज मैंने ये वाली साइड कोट कर दी तो यहां पे अंदर वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिव मिरर बन गया, ठीक है। आपको दिख रहा है ये इसके अंदर घुस रहा है। ऐसा इमेजिन करो ये केव है ना, ये केव के अंदर जा रहा है, ये केव है ना, अंदर घुस रहा है। अगर कोई यहां पे आता है तो बाहर है ना, बट ये तो अंदर है ना। आया समझ में? अगर ये वाला पार्ट इधर होता तो अंदर आ रहे थे ना सब, इसके अंदर। तो कौन आ रहा है केव के अंदर? ये केव के अंदर, तो कौन केव? समझ में आया? आपको कोई और तरीके से याद रखना है तो याद रख लो। काफी लोग ऐसे बोलते हैं अरे ये बाहर आ रहा है, ओ शेप का है, ये सब है ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मैं ये केव वाला करता था, मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ। आप आपकी टेक्निक यूज कर सकते हो। इफ द इनर सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस देन इट इज कॉल्ड अ कॉनकेव मिरर।
तो अगर स्फेरिकल मिरर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, और मैंने ये वाली साइड कोट कर दी, तो यहां पे लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होके कहीं जाएगी। ये पूरा स्फीयर का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि अचानक से इतना टुकड़ा मिल गया, मैंने डायरेक्ट बनाया। बड़े स्फीयर का मैंने इतना सा टुकड़ा लिया है। तो देखो ये बड़ा स्फीयर है, इसके अंदर जा रहे हैं ना हम, केव है, ये केव, गुफा है, तो कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या बोलता है? इफ द आउटर सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आउटर सरफेस मतलब क्या किया उसने, ऐसा ही मिरर लिया, ओके, लेकिन क्या किया, अंदर कोटिंग कर दी। अगर मैंने अंदर कोटिंग कर दी तो बाहर वाला एरिया रिफ्लेक्टिव होगा ना, इधर लाइट आएगी और ऐसे गिर जाएगी। यहां पे जब लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, बिकॉज ये तो मैंने कोट कर दिया है। बट बिकॉज ये साइड कोट कर दिया, ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो गया, ये ऐसे चली जाएगी। तो अगर मैं आउटर सरफेस को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दूंगा तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अभी ये याद करना डिफिकल्ट है। कॉनकेव आपको पता है ना, अगर अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव तो कॉनकेव, केव वाला पार्ट, अंदर गुफा वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव तो कॉनकेव। अगर उसका उल्टा, बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव तो कॉन्वेक्स। यहां पे कैसे होता है, रे यहां से आएगी और रिफ्लेक्ट होकर कहीं पे भी जा सकती है, ठीक है। ये एक्चुअली ऐसे नहीं जाएगी, ये ऐसे जाएगी या ऐसे, वो आपको आगे पता चलेगा। आगे हम रे डायग्राम्स करेंगे ना तो पता चलेगा। अभी सिर्फ इतना देखना है कि ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव है, ये वाले केस में कॉनकेव में अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव है। अगर अंदर वाले पार्ट को रिफ्लेक्टिव बनाना है तो बाहर कोटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, तो ही अंदर वाला रिफ्लेक्टिव होता है। कॉन्सेप्ट पता है ना मिरर का? अगर बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव बनाना है तो अंदर कोटिंग करनी पड़ती है। कोटिंग क्यों करते हैं? ताकि यहां से लाइट ना जा पाए, और जब यहां से लाइट आए तो रिफ्लेक्ट होकर निकल जाए, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर्स जो हैं उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स है। जो प्लेन मिरर थे ना वो काफी सिंपल थे, उसमें कुछ था ही नहीं, कुछ होता ही नहीं था, देखते थे खुद की इमेज पूरी दिखती थी और कोई टर्म्स उसमें थे नहीं। बट स्फेरिकल मिरर्स में स्फीयर है, तो स्फीयर में तो काफी कुछ होता है। आपने स्फीयर मैथ्स में स्टडी किया है ना, स्फीयर में रेडियस भी होती है ना रेडियस, और बिकॉज ये मिरर है इसमें बहुत कुछ होगा, रेडियस है, सेंटर है, जो भी सर्कल और स्फीयर में होता है इसमें होगा। तो हम आते हैं सबसे पहले पोल पे। पोल क्या है? पोल इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस। जो भी मिरर का सरफेस है, लेट्स से मिरर का सरफेस ये है, इसका सेंटर ये वाला पॉइंट है। सेंटर मतलब उसके बीच में एग्जैक्ट, ठीक है, ऐसे मत बोलना और ये बीच में तो इधर है, मिरर के ऊपर है क्या? मिरर के ऊपर उसके बीच में ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। जनरली उसको पी से डिनोट करते हैं, बिकॉज पी फॉर पोल, ओके। तो अगर ये वाला पार्ट, इतना सा स्फीयरिकल मिरर का पार्ट मैंने ले लिया, तो इसका सेंटर जो होगा मिरर सरफेस का, उसको पोल बोलेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देखो रिफ्लेक्टिव सरफेस इसको बनाओ तो भी ये उसका सेंटर है, अगर आप रिफ्लेक्टिव सरफेस इसको बनाओ तो भी उसका सेंटर है। डेफिनेशन याद रखनी है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। देखो बच्चों, आपको ना, आप जब आगे जाके मिरर लेंगे तो आपको पूरा नहीं मिलेगा ऐसा स्फीयर, आपको ऐसा मिलेगा, एक छोटा सा टुकड़ा। बट ये जो टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा ये स्फीयर में से ही काटा होगा। तो अगर आप ये टुकड़े को इमेजिन करो, पूरा सर्कल कंप्लीट करो, वो इमेजिन करो ऐसे, तो जो स्फीयर बना ना, जिसमें से ये टुकड़ा मैंने काटा था, जो स्फीयर बना उसका जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, जो मिरर है वो पार्ट कहां से बनाया हमने? पूरे स्फीयर का टुकड़े में से लिया है ना, पूरे स्फीयर का एक टुकड़ा निकाल के लिया है, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये वाले केस में सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। आया समझ में? ये पूरा स्फीयर है, एक मैंने समझ लो अगर ये मिरर लिया तो उसका सेंटर पोल होता है, मिरर का सेंटर। जब ये मिरर को मैं इमेजिनरी पूरा सर्कल कंप्लीट करूं, जो स्फीयर में से उसको काटा था, उसका सेंटर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो कर्व हो रही है वो ये सेंटर से हो रही है। आप राउंडर इधर रख के ऐसे बनाते हो ना ये पूरा, ठीक है, सेंटर से बनाते हो कर्व। रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या टाइम पास है यार। जो सेंटर ऑफ स्फीयर आपको मिला, ये सेंटर ऑफ स्फीयर क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर से अगर मैं स्फीयर के एंड तक एक लाइन बना दूं ये वाली, तो ये रेडियस होती है ना। बट ये वाले स्फीयर में तो बोलेंगे खाली रेडियस नहीं बोलने का, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दे उसको, तो अपन बोलेंगे ठीक है भाई, चल तेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल दिया, ठीक है। तो ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया समझ में? ये इधर ये एरो देके पॉइंट किया हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी। बट आप देखोगे ना तो यहां से लेके यहां तक भी अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करूं तो वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इसलिए देखो इसने दोनों को लेबल किया हुआ है कि यहां से लेके ये लाइन एंड तक वो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं नहीं बनाऊं यहां से यहां तक, रेडियस ऑफ कर्वेचर है।
इधर से इधर तक बनाऊं, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सेंटर से लेके एक्सट्रीम एंड पॉइंट ऑफ स्फीयर तक कोई भी लाइन ड्रॉ करो, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो ये केस में उसने बोला है सीपी और सीए, सीपी या फिर सीए दोनों क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, इसके थ्रू एक स्ट्रेट लाइन बना दी, तो ये जो लाइन बनी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये पोल से पास होती है, ऐसा समझ लो, पी पोल से पास होती है, इसलिए उसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस है। खाली एक्सिस मत बोलना। ये वाले केस में क्या है, ये वाली लाइन यहां से लेके यहां तक, पी एम, पी एम इज द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। ये प्रिंसिपल फोकस अभी मैं रीड करके समझा रहा हूं, लेकिन आगे जाके हम रे डायग्राम करेंगे ना, वहां पे आपको और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो अभी आप समझ लो कि आपको 50-60% समझ में आएगा कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। जब रे डायग्राम पढ़ेंगे 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है। इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। पढ़ेंगे तो लगता है भाई क्या बोल रहा है ये। पहले तो कॉनकेव मिरर की बात कर रहा है, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस अलग होता है। आपको ऐसा लग रहा होगा ऐसा नाम क्यों है, प्रिंसिपल फोकस क्यों, क्योंकि और अलग अलग फोकस भी होते हैं, बट हम डेफिनेशन सिर्फ प्रिंसिपल फोकस की पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल में PAL होता है, PLE प्रिंसिपल मत कर देना। स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है ना, वो वाला स्पेलिंग है प्रिंसिपल का। ओके, प्रिंसिपाल भी मत बोलना। तो अगर ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर मतलब केव के अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव, ठीक है, रेज यहाँ पे आएगी। जब रेज ऐसे आती है ना, तो रेज को एक रूल फॉलो करना होता है कि अगर वो रेज, सपोज ये कॉनकेव मिरर है, एक बना देता हूं, रुक जाओ, कॉनकेव मिरर, ये मैंने स्फीयर का एक इतना सा टुकड़ा ले लिया और मैंने ये वाले पार्ट को रिफ्लेक्टिव बना दिया। इसको रिफ्लेक्टिव बनाने तो क्या करना पड़ेगा, इधर बाहर से मेरे को एक कोटिंग करनी पड़ेगी। मैं कोटिंग कर रहा हूं, तो देख लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पीछे एल्यूमिनियम या सिल्वर लगा दिया और उसके ऊपर लेड ऑक्साइड की पेंटिंग कर दी, तो ये वाला पार्ट जो है वो ओपेक हो गया। अब लाइट यहाँ पे से आएगी तो पास थ्रू नहीं हो पाएगी। पहले तो ये ट्रांसपेरेंट था ना, तो अब क्या होगा, लाइट यहां से आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज ये पार्ट रिफ्लेक्टिव हो गया। उसके पीछे जब एल्यूमिनियम लगा दिया तो ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव हो गया। और ये कौन से टाइप का मिरर है, देखो अंदर जा रहे हैं ना, अंदर, ये गुफा टाइप है, गुफा के अंदर जा रहे हो, तो कॉनकेव। जब कॉनकेव मिरर में कोई भी लाइट की रे आती है जो प्रिंसिपल एक्सिस, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, उससे पैरेलल होती है। पैरेलल लाइन पता है ना क्या होती है, अगर उससे पैरेलल है तो वो लाइट को एक रूल फॉलो करना पड़ता है। वो लाइट की रे को ये वाले पॉइंट के थ्रू ही पास होना पड़ता है। सपोज इधर एक मैंने पैरेलल लाइन ली, तो उसको भी ये वाले लाइन के थ्रू ही पास होना पड़ेगा रिफ्लेक्शन। अगर मैंने यहाँ पे एक ली तो वो भी इसके थ्रू ही पास होगा। सबको ये वाले पॉइंट से पास होना होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सब लोग इसी से पास होंगे, इधर ही मीट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, जहां पे वो मीट कर रहे हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये मिरर के सामने, देखो ये मिरर के सामने है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑन द कॉनकेव मिरर। और बिकॉज ये फोकस है, इसको F से डिनोट करते हैं। याद रखना ये प्रिंसिपल फोकस है। आगे जाके और बहुत सारे फोकस आने वाले हैं आपको, फिर उसको ना फोकय बोलते हैं, FOCI। फोकस का प्लूरल फॉर्म फोकय होता है। लेकिन अभी आपको सिर्फ एक ही स्टडी करना है, तो उसको खाली फोकस बोलेंगे तो कंफ्यूजन होगा ना, आगे और भी बहुत फोकस आने वाले हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या प्रॉपर्टी होती है कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए प्रिंसिपल फोकस कौन होता है, सारी रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होती है और मिरर से टकराती है, वो प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास होती है या फिर प्रिंसिपल फोकस पे मिलती है। ऐसे आएगी तो इधर ही जाएगी, इधर से ऐसे आएगी तो भी वो इधर इधर नहीं आ सकती, उसको इधर से ही जाना पड़ेगा। अगर ऐसे आई तो ऐसे नहीं जा सकती, उसको वो अलाउड ही नहीं है। उसको ऐसे टकराई तो फोकस के थ्रू ही जाना पड़ेगा, ये वाले फोकस के थ्रू, इसलिए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, ये रेज ऐसे क्यों आ रही है, बिकॉज ये वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव है, इधर से रेज आएगी तो ही टकराएगी ना। तो ये देख लो यहां पे ना पहले लिखा हुआ है कॉनकेव मिरर। फिर से एक बार पढ़ते हैं, इंसिडेंट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से आई फिर रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम द मिरर मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यहां से गई कहां मिल रही है, इधर ये वाले पॉइंट पे, मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही है ना, और कहां है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है।
और इसका नाम क्या है? दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। बार बार ये वीडियो देखो अगर आप समझ नहीं आ रहा तो। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाएंगे भाई? ये पूरा जो रिफ्लेक्टिव कोटिंग है इसको अंदर कर देंगे। कॉन्वेक्स मिरर के केस में थोड़ा अलग होता है। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होता है, इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे से आ रही है ऐसा लगता है, अपीयर, आती नहीं है एक्चुअली। प्लेन मिरर में भी हमने देखा था ना, ऐसा लगता है पीछे से आ रहा है, लेकिन एक्चुअली पीछे कुछ नहीं होता, मिरर के पीछे तो दीवार होती है। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होता है। दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट बिहाइंड द मिरर लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ये भी बना के बता रहा हूं मैं, रुको। पेज नंबर 124 पे देखो, ये जो मिरर है ना, इसमें देखो यहां पे मैंने ये कांटे लगाए हैं। कांटे मतलब क्या? उधर कोटिंग है। अगर इस साइड पे कोटिंग है मतलब बाहर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, तो कोई अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो ऐसे चली जाएगी। देखो ना, अगर आपने यहां से रबर बॉल फेंका, इमेजिन करो ऐसे जगह पे गया तो बॉल ऐसे नीचे ही आएगा, इधर फेंका तो वो भी नीचे ही आएगा, इधर फेंका तो वो तो सीधा आएगा, इधर फेंका तो ऐसे जाएगा, सब जगह सीधा नहीं, ये भी इधर ही जा रहा था। तो ये सारी रेड वाली जो है ना वो रिफ्लेक्टेड रेज है। ओके, बट आप देखेंगे ना सबको एक्सटेंड करेंगे पीछे। पीछे कुछ है क्या? नहीं है पीछे कुछ, इमेजिन करना है। आप पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये सारी रेज एक पॉइंट पे मिलती है, ऐसे लगता है, अपीयर होता है। तो ये पॉइंट, ये कौन से पॉइंट है? देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू लाइन पास होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। पोल क्या होता है? मिरर का सेंटर। तो ये वाला पॉइंट जो है उसके ऊपर ही है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये बाकी से फोकल लेंथ वगैरह मत देखो, बता रहा हूं। बट ये कॉन्वेक्स मिरर था। अब ये कॉनकेव मिरर में मैंने आपको अभी बताया था। देखो यहां पे कॉनकेव मिरर में मैं क्या करूंगा? बाहर कांटे लगा दूंगा। कांटे मतलब क्या लगा रहे हैं? उस पर सिल्वर या एल्यूमिनियम की कोटिंग कर रहे हैं और फिर लेड ऑक्साइड लगा रहे हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। पर जैसे ही आपने वो इधर बाहर किया, ये वाला जो पार्ट है वो मिरर बन गया, रिफ्लेक्टिव बन गया। लेकिन ये नॉर्मल मिरर नहीं है, कर्व्ड है। ठीक है, और ऐसे कर्व्ड मिरर को कॉनकेव मिरर बोलते हैं। क्यों कॉनकेव? बिकॉज अगर आप ये देखो ना, ये गुफा टाइप से, गुफा के अंदर जा रहे हो आप। ओके, तो यहां पे कोई भी रे आई, ये देखो किसको पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है, तो वो एक ही जगह मिलती है। अगर वापस दूसरी लाइन ली तो वो ऐसे इधर ही मिलेगी, इधर से दूसरी लाइन ली वो इधर ही मिलेगी, इधर से दूसरी लाइन ली इधर, सारे लोग इधर मिलेंगे। कोई एक टेढ़ी लाइन मस्ती करने वाली ऐसा नहीं बोल सकती अरे मैं तो ऐसे जाऊंगी, अरे घर पे भेज देंगे उसको, नहीं चलेगा ऐसा, उसको इधर ही जाना पड़ेगा। तो जहां पे ये लोग सब मिलके यहाँ पे गेम खेलेंगे सब लोग, ठीक है, रिंगा रिंगा रोजेस, तो ये वाले पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहीं पे मिल सकते हैं वो लोग। कौन से केस में? कॉनकेव मिरर। आप देखो ये मिरर के सामने ही है, मिरर के सामने। किसके ऊपर है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, कॉनकेव मिरर के केस में। जब मैं कॉन्वेक्स लेता हूं तो क्या होता है? देखो यहां पे वो रेज यहां से आ रही है और ऐसे जा रही है, तो जो रेज अपीयर होती है पीछे मिलते हुए, तो ये जो पॉइंट है ये कहां पे? मिरर के सामने है क्या? नहीं, मिरर के सामने तो यहां पे है, ये मिरर के पीछे है। ओके, पीछे कहां पे? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है। ये डॉटेड लाइन क्यों बनाई? क्योंकि ये एक्चुअल में रेज वहां से आ नहीं रही, ये अपीयर हो रहा है, आपको ऐसा आभास हो रहा है, आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि ये जो रेज आई है लाल वाली वो यहां से आ रही है। एक्चुअल में आ रही है क्या? नहीं आ रही, यहां पे कुछ है ही नहीं भाई, इमेजिनरी है ये। आया समझ में? तो टेक्स्ट बुक में 124 पे डायग्राम दिया हुआ है, उसमें फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो है एकदम इजीली समझ में आता है। बहुत सारे बुद्धि वाले बच्चे ऐसे सोचेंगे अरे सर आप 5-10 मिनट से यही करा रहे हो, यही करा रहे हो, छोड़ो ना अभी आगे जाते हैं, क्या है इसमें बोर कर रहे हो? भाई ये बोर नहीं कर रहा, बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको ये समझ में आता है, बट समझ में नहीं आता है। ठीक है, जो आपको समझ में आ रहा है वो गलत ही समझ में आता है, बिकॉज फर्स्ट रीडिंग पे नहीं समझ आता, किसी को नहीं आता है यार, ये सब डिफिकल्टी लगता है। बट बार बार इसको समझेंगे, एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो देखेंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे तो ही समझेगा। और कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है, शॉर्टकट नहीं होता कॉन्सेप्ट समझने का। ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो चीजें सॉल्व करने का शॉर्टकट हो सकता है, कॉन्सेप्ट समझने का शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट शॉर्टकट में पढ़ा रहा है ना, तो आप समझ लो आप शॉर्टकट ही देख रहे हो, पूरा कॉन्सेप्ट देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट का कौन सीख रहे हो सिर्फ, और कौन तो उल्लू बनाना होता है, समझे? नेक्स्ट है फोकल लेंथ, द डिस्टेंस एफ बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है,
is called the focal length. This distance is half of the radius of curvature of the mirror. ये रेडियस ऑफ कर्वेचर थी यहां से यहां तक, तो इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस इसको बोलते हैं फोकल लेंथ. ये लाल कलर का जो दिख रहा है आपको, और ये पूरे का हाफ होती है. तो आपको समझ हो रहा है ये C से लेके F तक का भी डिस्टेंस सेम ही होगा. आप देखो यहाँ पे जो F से लेके P तक का डिस्टेंस है, एक अलग कलर में बना रहा हूं, F से लेके P तक का डिस्टेंस, ये है अपना फोकल लेंथ. ओके, मुझे पता है आपको पिंक कलर दिखता नहीं है, बट ये अलग कलर में मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है यार. और ये फोकल लेंथ जो होता है ना, रेडियस जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका आधा होता है. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? C से लेके P तक रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये फोकल लेंथ जो है ना उसका आधा है. तो अगर ये आधा है तो ये पार्ट भी आधा ही होगा ना. मतलब ये C से लेके F तक और F से लेके P तक जो लेंथ है वो इक्वल ही है. तो फोकल लेंथ आप यहां से यहां निकालो या यहां से यहां निकालो, सेम आने वाला है. ओके, नहीं समझ आ रहा फिर से एक बार पढ़ लो और लिख लो ये कहीं पे. द डिस्टेंस F बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. दिस डिस्टेंस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर. ये डिस्टेंस देखो FP जो है, इट इज हाफ ऑफ CP. ओके, आया समझ में? ठीक है, तो यहां पे हो गए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स. ये मैंने इतना आपको डायग्राम में इधर कॉनकेव बताया, पेज नंबर 124 पे भी बताया. आप लोग कमेंट्स में मुझे बता सकते हो क्या डिफरेंस है? एंड प्लीज गूगल सर्च मत करना, खुद से सोचो और बताओ. गलत बताओगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इस कॉन्सेप्ट के बारे में. और फिर नेक्स्ट लेक्चर में ये ब्रेन पावर में सॉल्व भी करा दूंगा आपको. आपको पता है मैं कुछ भी नहीं छोड़ता, हर एक ब्रेन पावर सब कुछ सॉल्व होता है. बस ये इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इतनी मेहनत करके मैंने पूरा आपको प्रिंसिपल फोकस समझाया है. पेज नंबर 124 भी इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है. तो आप ट्राई तो करो, एक अटेम्प्ट करो डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा. अब यहां पे ड्रॉइंग द रिफ्लेक्टेड रेज एंड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. मुझे लगता है आज के लेक्चर के लिए ये जो हमने सीखे ना डेफिनेशंस, ये सारे डेफिनेशंस आप एक एक बार लिख लो, ये डायग्राम बना लो, या तो मैं तो बोलता हूं ये डायग्राम बनाने के बाद जो पेज नंबर 124 पे 2 डायग्राम है वो भी बना लेना. ठीक है, ये डायग्राम में आप लेबलिंग कर लेना है, जो मैंने एक्स्ट्रा चीज लेबल करी है ना ये आप मत करना. वहां पे बताता हूं, देखो जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है ना सर्कल, वैसा ही डायग्राम आप एक बार बना लेना. उसमें लेबलिंग करना कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. अच्छा, इधर एक ऐसा बना दो, ये पॉइंट कर रहा है. ठीक है, कि ये वाला जो पॉइंट है इसको एरो देके बता रहा है कि भाई ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ये प्रिंसिपल फोकस यहाँ पे क्यों दिया हुआ है पता नहीं, प्रिंसिपल फोकस ये है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होना चाहिए. ये जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है. ठीक है, पोल ऑफ द मिरर ये रहा, यहां से लेके यहां तक का लेंथ फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ जो होता है वो हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है. मैंने यहां से मिरर जो बनाया था हटा दिया. आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. हर एक टर्म, ये सारे टर्म्स रीड करने और समझना है. प्लीज सिर्फ रट्टा मत मारो, समझोगे ना तो ही याद रहेगा, और समझोगे तो ही आगे अप्लाई कर पाओगे. कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. शॉर्ट में कोई कॉन्सेप्ट बता रहा है तो कौन आपको उल्लू बना रहा है, कौन कर रहा है आपको. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए मैं आधा घंटा लेके सब समझा रहा हूं. मेरा ही टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट. ये वीडियो बनाने में मुझे आधा घंटे से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. इतनी एडिटिंग करता हूँ, इतना एक्सप्लेन करता हूँ, डीप में सोचता हूँ कि हर एक बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए वीडियो लंबा बनता है. आप भी ध्यान दो, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो यूज़ करो ताकि आपको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए. तो आज का ये लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं. बहुत मेहनत करके लेक्चर बनाया है, हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करी है. प्लीज़ अच्छे से ध्यान दो, और वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है उस पर हिट कर दो. एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब. ये चैनल पे आपको सारा जो आपका मैथ्स और साइंस का लेक्चर्स है वो मिल जाएगा. मैथ्स मैंने ऑलरेडी पूरा अपलोड कर दिया है, साइंस धीरे धीरे अपलोड हो रहा है, काफ़ी कुछ अपलोडेड है ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में. आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको प्लेलिस्ट दिख रहे होंगे. और आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करो. कहाँ शेयर करोगे, उनके पास व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, नहीं है तो उनके पेरेंट्स के अकाउंट पे भेज सकते हो, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर उनको वर्बली जाके बता सकते हो कि योगेश सर्स बैक बेंचर्स के चैनल पे सब चीज़ों का एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है. ठीक है, वो देखेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा और आपको भी समझ में आ जाएगा, फिर आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो साथ. मेरे चैनल का जो नाम है योगेश सर्स बैक बेंचर्स, यही नाम से मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी चैनल चलाता हूँ. आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है योगेश सर्स बैक बेंचर्स करके ही, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो, चैट भी कर सकते हो. वहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स, ये तीनों जगह पे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे. डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक मैंने डाला हुआ है, ज्वाइन कर लो जल्दी से.
कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।